आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सामने गुरु बीजाणु जनन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के ऊपर चर्चा करने के लिए। आइए समझते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या है, पहले इसको समझिए। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगर देखें मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोरो का मतलब ही है मेगा स्पोर, और जेनेसिस का मतलब है, यहाँ जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। मतलब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता? मेगा स्पोर जेनेसिस, है ना। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस पे आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं, बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं, क्योंकि बच्चे तमाम बुक पढ़ लेते हैं। एलन की बुक पढ़ लेंगे, है ना, आकाश की बुक पढ़ लेंगे, तमाम बुक पढ़ लेंगे और इतना कन्फ्यूजन पाल लेंगे कि एग्जाम में उल्टा सीधा टिक लगा के चले आएंगे। तो पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं उसको समझते हैं। पहले तो ये बहुत बेसिक टर्म है पेडिसल, जिसको हम हिंदी में पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत क्या होता है वैसे? देखिए, ये है पुष्प वृंत पेडिसेल, ये है पेडिसेल। ध्यान दीजिएगा, पेडिसेल मतलब पुष्प का वो भाग जिसको पकड़ के आप किसी को गिफ्ट करते हो, किसी को देते हो। जो आपके हाथ में पार्ट होता है पुष्प का, जो पकड़े होते हो, वही क्या है? पेडिसल है, पुष्प वृंत है। ठीक, अब इसी के आधार पे बीजांड वृंत को समझो। जैसे पुष्प को पकड़ के आप देते हो, तो जिस पार्ट को तुम पकड़े होते हो वही क्या है? पुष्प वृंत। अब उसी हिसाब से तुम बीजांड वृंत को देखो, है ना। बीजांड का जो पकड़ने वाला भाग हो उसे क्या बोलेंगे? बीजांड वृंत। देखो यहाँ पर ये है बीजांड, और ये वाला भाग, ये वाला भाग जो कहलाता है वो कहलाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ध्यान देना। अब इसके आधार पे इसको समझो। पुष्प का पकड़ने वाला भाग पुष्प वृंत, और बीजांड का पकड़ने वाला भाग समझो बीजांड वृंत। ओके, फ्यूनिकल मतलब पैडी सेल से जो फ्लावर होगा प्लांट से जुड़ा होगा, और फ्यूनिकल से जो फ्लावर होगा वो थैलामस से जुड़ा होगा। थैलामस से, ये है थैलामस, ये वाला भाग क्या है? थैलामस है। तो थैलामस से फ्यूनिकल द्वारा ये ओब्यूल अटैच होगा। तो आपको समझ में आया? पेडिसल से कोई फ्लावर स्टेम से अटैच होगा, और फ्यूनिकल से ओब्यूल फ्लावर थैलामस से अटैच होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पुष्पासन, पुष्पों का आसन। पुष्प के सारे पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम जहां बैठे होते हैं, जिस आसन पर बैठे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन, थैलामस या रिसेप्टिकल्स। अब इसके आधार पे बीजांड आसन को समझ लो। बीजांड जहां बैठा होगा उसे क्या बोलेंगे? बीजांड आसन बोलेंगे। ओके, बीजांड जहां बैठा होगा और ब्यूल जहां बैठा होगा उसे क्या बोलेंगे? बीजांड आसन। देखो, ये है आपका पुष्प आसन, ठीक है, पुष्प आसन। ये पूरा वाला भाग क्या है? ये पुष्प आसन। इसी आसन पे ये पुष्प क्या हुआ है? बैठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे थैलामस या रिसेप्टिकल्स। अच्छा, अब आते हैं कहाँ हम? प्लेसेंटा पे। प्लेसेंटा, फ्यूनिकल जहां आके जुड़ा होता है ना, फ्यूनिकल जहां आके जुड़ा होता है ना, जुड़ा होता है,
उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा वो भाग है जहां पर ओब्यूल आके अटैच होता है थैलेमस से। देखो यहां लिख रखा हूं मैं, प्लेसेंटा इज अ ज्वाइनिंग ऑफ ओब्यूल एंड स्टॉक। प्लेसेंटा इज अ ज्वाइनिंग ऑफ ओब्यूल एंड स्टॉक। यही प्लेसेंटा है जिस इस ओब्यूल को इस स्टाल्क से जोड़ रहा है। ठीक है ना? अच्छा, फिर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम, कब पुष्प के किस पार्ट को मेगास्पोर बोलेंगे, किस पार्ट को मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे और किस पार्ट को ओब्यूल बोलेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, मेगास्पोर को ही मेगास्पोरेंजियम कहते हैं और मेगास्पोरेंजियम को ही ओब्यूल कहते हैं। ये तीनों चीज एक ही है, ध्यान रखिएगा। फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहेंगे? हाँ, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है बेटा। फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रायोसाइक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, एम्ब्रायोसाइक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी आधार पर देखो, जो मेल गैमेटोफाइट है उसे क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। तो आई होप ये टर्म आपको समझ में आए, है ना, जो आपको काफ़ी परेशान करते रहे होंगे, अब नहीं करेंगे, अब आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जो टीचर्स बताते ही नहीं हैं। जैसे देखिए, मेगास्पोर वास्तव में गैमेटोफाइट की प्रारंभिक अवस्था को दिखाता है ना? मेगास्पोर क्या है? अच्छा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, पौधों के जीवन काल में, प्लांट के लाइफ में दो स्टेज आता है, दो अवस्थाएं आती हैं, एक स्पोरोफिटिक स्टेज और दूसरा गैमेटोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक स्टेज का मतलब बीजाणु उद्भुत अवस्था और गैमेटोफिटिक स्टेज मतलब युग्मकोद्भिद प्रवस्था या अवस्था। ठीक, तो जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, जो पुष्पीय पौधे हैं, उनके जीवन काल में जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है ना, वो काफ़ी लंबी होती है और गैमेटोफाइट स्टेज काफ़ी छोटी होती है। तो जैसे ही मेगास्पोर बनेगा, मतलब मेगास्पोर मदर सेल से जैसे ही मेगास्पोर बनेगा, वैसे गैमेटोफाइट की प्रारंभिक अवस्था मान ली जाएगी कि अब मेगास्पोर बन चुका है, इसका मतलब गैमेटोफाइट अब शुरू हो गया है, गैमेटोफाइट अवस्था का शुरुआत हो चुका है। ठीक है? हाँ। अच्छा, फंक्शनल मेगास्पोर स्पोरोफाइट प्रवस्था की अंतिम रचना है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, जब ओब्यूल में, बीजांड में, ओब्यूल में जब मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं और मेगास्पोर टेट्राड की 3 सेल क्या हो जाती हैं? डिजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और एक सेल बचती है और वो फंक्शनल हो करके एम्ब्रायोसाइक बनाती है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर वो स्पोरोफाइट की अंतिम रचना है। मैंने कहा ना कि जो पुष्पीय पौधे हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके जीवन काल में स्पोरोफाइट स्टेज काफ़ी लंबी होती है। तो जब तक मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर नहीं बना होता, तब तक उनके जीवन काल में क्या होता? स्पोरोफाइट अवस्था ही होती है। इवन फंक्शनल मेगास्पोर बन जाने तक भी स्पोरोफाइट अवस्था ही होती है। जब फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड होके एम्ब्रायोसाइक बना लेगा, तो बना हुआ एम्ब्रायोसाइक क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, और क्या शुरू हो जाएगी? फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज। देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर बनने के साथ ही स्पोरोफाइट स्टेज समाप्त तथा गैमेटोफाइट स्टेज शुरू हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, है ना? मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की क्रिया मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है, बता दिया मैंने। फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रायोसाइक बनने की क्रिया मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काम की चीज़ है ना? बहुत काम की चीज़ है। मैंने काफ़ी टीचर्स को देखा है, उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझाया है, स्पष्ट नहीं किया है ना? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका
और इसको अच्छे से समझ लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट वगैरह में यहाँ से सवाल आएगा ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अधिकांश बच्चे नहीं कर पाएंगे, है ना। जिनके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे वही बच्चे कर पाएंगे। हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस को चित्रों की सहायता से। देखिए, किसी भी पौधे में जब पुष्प आ रहा होता है तो पुष्प आ जाने के बाद एंड्रोसियम का और गायनोसियम का विकास क्या अचानक हो गया होगा? नहीं, एंड्रोसियम और गायनोसियम के विकास की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत स्लो हुई होगी। जैसे एक बीज से जब कोई पौधा जमता है तो उसका विकास भी क्या होता, धीमा ही होता है, अंकुरित होता है, फिर अंकुरित होकर के बाहर निकलता है, फिर जड़ों का विकास होगा, तनों का विकास होते होते पौधा बड़ा होगा। जब बड़ा होगा पौधा तो उस पौधों के ऊपरी भाग पे प्ररोह तंत्र का ऊपरी भाग पुष्प में बदल जाएगा। शूट सिस्टम कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, है ना। जब शूट सिस्टम बदलेगा पुष्प में, तो पुष्प में बदलने से पहले कलियां बनी होंगी। ठीक है, अब उन कलियों के अंदर एंड्रोसियम और गायनोसियम का विकास धीरे 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 हुआ होगा, है ना। पहले तो क्या बने होंगे वो कोशिकाओं के समूह के रूप में उभार हुआ होगा। जैसे अभी हमको यहाँ पर गायनोसियम के विकास को ही पढ़ना है, एंड्रोसियम के विकास को मैंने हिस्टोलॉजिकली अच्छे से समझाया है मैंने, तो उसको वहाँ देखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन यहाँ हमको गायनोसियम के विकास को समझना है। तो देखिए, जब पुष्प का ऊपरी भाग फ्लावर में चेंज हो रहा होगा तो उसके पहले कली आई होगी, इस कली के अंदर गायनोसियम का विकास हुआ होगा। तो सबसे पहले देखो, ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, इस कली का जो ये वाला भाग है, इसे बोलेंगे हम पेडिसेल या स्टाल्क, पेडिसेल या स्टाल्क बोलेंगे। अब ये जो भाग है, ये जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलेंगे हम थैलामस या रिसेप्टिकल। अब थैलामस के ऊपर ही पुष्प के कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम का विकास होगा, है ना। तो विकास की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होगी। शुरुआत से कैसे होगी उसको समझते हैं। बेसिकली किसको? गायनोसियम के विकास को। देखो होता क्या है, थैलामस, ये थैलामस हो गया, ये थैलामस हो गया, थैलामस, है ना। पुष्प आसन, पुष्प के सभी भाग जहां बैठे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। अब थैलामस के ऊपर कोशिकाओं का एक उभार पाया जाता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, है ना। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की सेल क्या होती हैं? सब मेरिस्टेमेटिक होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सी सेल होती हैं? वे सेल जिनमें डिवीजन की अपार क्षमता होती है। इन कोशिकाओं में डिवीजन की अपार क्षमता क्यों होती है? क्योंकि ये कोशिकाएं साइटोप्लाज्मिक रूप से डेंस होती हैं, मतलब इनकी कोशिका द्रव्य घने होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, डेवलप होता है, स्पष्ट होता है ना। इसलिए जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें डिवीजन की अपार क्षमता होती है। तो थैलामस की जो कोशिकाएं होंगी मेरिस्टेमेटिक होंगी और डिवाइड हो करके कोशिकाओं की मास के रूप में डिफरेंशिएट हो जाएंगी, मतलब टिश्यू बन जाएंगी, जिसको हम प्लेसेंटा बोलेंगे। अब प्लेसेंटा क्या होगा? आगे डेवलप करेगा, प्लेसेंटा आगे डेवलप करेगा और डेवलप होके क्या बना लेगा? ए मास ऑफ सेल। ठीक है, और मास ऑफ सेल देखो डेवलप होते 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 क्या बना लेगा? ओब्यूल नहीं, ओबैरी कह लो, ओबैरी बन जाएगा। अब ओबैरी के अंदर क्या होगा? ओब्यूल होगा। तो होगा क्या? देखिए, ओबैरी भी कहाँ अटैच होती है? पुष्पासन पे, थैलामस पे। और यहाँ पर ये जो भाग है, मैंने कहा ना ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के
ऊपर जो सेल होती हैं उनको बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती हैं हाइपोडर्मिस। तो प्लेसेंटा के ऊपर जो एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, तो हाइपोडर्मिस की एक सेल क्या हो जाएगी, सभी सेल से बड़ी हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, और कोशिकाओं का एक समूह बनाती हैं जिनको हम न्यूसिलस या मेगा स्पोरेंजियम प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, अब न्यूसिलस के ऊपर जो सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस के ऊपर जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और इसके नीचे होती हैं हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस की एक सेल क्या होगी, सभी सेल से अलग हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, डिफरेंशिएट होकर के क्या बना लेगी, अर्की स्पोरियल सेल। ठीक है, अर्की स्पोरियल सेल डिवाइड हो जाएगी, और उसमें डिवीजन कैसा होगा, पेरिक्लाइनल होगा, मतलब डिवीजन ऐसे होगा, एक सेल होगी डिवाइड होके अपने ऊपर एक सेल बना लेगी, है ना। अभी आगे देखेंगे इसको चित्र के माध्यम से। तो डिवाइड होते होते क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, और मेगा स्पोर मदर सेल से डिफरेंशिएट होके यहाँ बन जाएगा आपका एम्ब्रायोसैक। अब इनके विकास को हमको समझना हो तो चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये है आपका न्यूसिलस या मेगा स्पोरेंजियम प्रॉपर। अब यहाँ की जो ये वाली सेल है इसको बोलेंगे हम एपिडर्मिस, और जो नीचे की सेल्स हैं उनको बोलेंगे हम हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब ही होता है लो, नीचे, तो जो नीचे की डर्मल लेयर है उसको हाइपो लगा देते हैं, हाइपोडर्मल, और जो बाहर की ओर उनको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो हाइपोडर्मल की जो सेल होती हैं, एक सेल क्या हो जाएगी, सभी सेल से डिफरेंशिएट हो जाएगी, और इन्हें क्या बोलेंगे, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। अब प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल क्या होगा, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और एक से दो सेल बना लेगी, एक सेल बाहर की ओर और एक सेल अंदर की ओर या नीचे की ओर। तो जो बाहर की ओर होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, जो पेरीफेरी के साइड होगी उसको बोलेंगे पैराइटल सेल, और जो अंदर की ओर होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक, अब एक सेल से क्या हो गया, यहाँ पर दो सेल बन गया, और दो सेल में क्या होगा, पुनः पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, ऐसे डिवीजन होगा, ऐसे लगातार डिवीजन ऐसे नहीं होगा, एक सेल होगी डिवाइड होके दो बन जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पर है, इसे इसमें डिवीजन होगा, और ये ऐसे एक सेल और दो सेल, इनको बोलेंगे एंटीक्लिनल डिवीजन। और ऐसे कोई सेल है ऐसे, और यहाँ डिवीजन हुआ और ऐसे दो सेल बन जाती है, तो इनको बोलेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन, है ना। तो इसमें क्या होगा, पुनः पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और दो सेल से चार सेल बन जाएंगी। अब जब चार सेल एक रो में अरेंज हो जाएंगी तो इनको बोलेंगे लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। ठीक, अब मेगास्पोर टेट्राड बन गया। अब इस मेगास्पोर टेट्राड की जो ऊपर की तीन सेल होती हैं वे डिजनरेट हो जाती हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं, और नीचे वाली सेल जो है साइज में बड़ी हो जाती है, और इन सब से डिफरेंशिएट होके फंक्शनल हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, इनको बोलेंगे हम डेवलपिंग मेगास्पोर। अब देखो, डेवलपिंग मेगास्पोर वही एक सेल है जो बीच में थी, देखो यहाँ पर ये वाली सेल। अब इस वाली सेल को हम इस वाली सेल को बाहर निकाल रहे हैं, देखो ये, हाँ यहाँ बाहर हमने निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, इनको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, या डेवलपिंग जो मेगास्पोर था उसी को क्या बोल देंगे हम, फंक्शनल मेगास्पोर। और जो तीन यहाँ पे मेगास्पोर थे वो डिजनरेट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, जिसको हम ईडी भी कहते हैं, इक्वाटोरियल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कि यह ऐसा डिवीजन है जिसमें सेल डिवीजन से बनी हुई नई सेल में जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं
पहले वाली सेल के समान होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, इक्वेटोरियल सेल डिवीजन। अब एक सेल, एक इस सेल में एक न्यूक्लियस हुआ, इसमें डिवीजन होगा, कितना बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस। ठीक, पुनः क्या होगा, माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन सेकेंड होगा, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, 4। अब इन 4 न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस खींच करके सेंटर की ओर आएंगे और 3 न्यूक्लियस ऊपर ही रह जाएंगे, जिनके चारों ओर लेयर का विकास हो जाएगा, आवरण का विकास हो जाएगा। ये सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और बीच में 2 सेल आएंगी। अब ये दोनों सेल क्या हो जाएंगी, मिल करके ध्रुवीय केंद्रिका पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई या सेकेंडरी सेल कह देंगे, है ना। 2 न्यूक्लियस मिल करके इकट्ठा हो गए और एक सेल बना लिए, जिनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। जो ऊपर की 3 सेल होती हैं, जो माइक्रोपाइल के पास की होती हैं, उनको बोलेंगे एग ऑपरेटस। यहाँ 3 सेल होती हैं, बीच वाली जो सेल होती है उनको हम बोलते हैं एग सेल, और जो 2 सेल ये होती हैं, ये इनको बोलेंगे हम सिनर्जिड नहीं, हाँ सिनर्जिड ही बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। और यहाँ देख रहे हो आप, रेड कलर से बनाया हूँ, लाल लाल ये जो लाइनिंग है, इनको बोलते हैं हम फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म का ऑपरेटस होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करने में। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करती है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस में बोरान नामक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब जैसे यहाँ बता रहा हूँ फिगर के माध्यम से, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पे कोई पॉलन ग्रेन गिरा और ये जर्मिनेट होके अंदर, हाँ पहले यहाँ देख लो, ये क्या है, ऐसे यहाँ पे एम्ब्रायोसाइक है, यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगा ना, पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब को ये गाइड करेगी कहाँ से एंट्री करने के लिए, माइक्रोपाइल से एंट्री करने के लिए, क्योंकि इस पॉलन ट्यूब में बोरान की कमी होती है। और फिलीफॉर्म ऑपरेटस, इसमें क्या होगी, फिलीफॉर्म ऑपरेटस होगी, यहाँ फिलीफॉर्म ऑपरेटस, जिसमें बोरान की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो बोरान की खोज में, मतलब बोरान जहाँ होएगा, जहाँ बोरान नामक तत्व की अधिकता होगी, वहीं से एंट्री करता है। और देखो यहाँ से एंट्री करेगा तो एग सेल यहाँ मिल जाएगा, है ना। इसलिए जो पॉलन ट्यूब होता है वे एंट्री करता है कहाँ से, माइक्रोपाइल से, और सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, एग सेल के पास, क्योंकि एग ऑपरेटस में फिलीफॉर्म ऑपरेटस भी होती हैं, इनके पास बोरान की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना। अब देखो यही वाला फिगर यहाँ पर है, एनसीईआरटी में यही वाला फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये है फंक्शनल मेगास्पोर, जिसमें माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बना, 2 से 4, 4 से 8 बना, 8 से क्या हो गए, 2 सेंटर की ओर अट्रैक्ट होके आ गए, इनको हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई। और जो यहाँ पे फिगर यहाँ पे उल्टा है, मैंने ऊपर कर दिया है। और यहाँ देखो, ये एंटीपोर्टल सेल, 3 क्या है, एंटीपोर्टल सेल है, यहाँ पर एंटीपोर्टल सेल, और यहाँ पर जो नीचे है ये एग ऑपरेटस, यहाँ देखो फिलीफॉर्म ऑपरेटस। और ये हाँ, जहाँ फिलीफॉर्म ऑपरेटस होगा, या ये कह लो कि जो एग ऑपरेटस होगा, वो एग ऑपरेटस वाला जो इंड होगा उसे बोलेंगे हम माइक्रोपाइलर इंड। मतलब एग ऑपरेटस माइक्रोपाइल इंड के पास होगा, और जो एंटीपोर्टल सेल्स होती हैं वो चलाजल इंड के साइड होती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसैक, ये बन गया आपका एम्ब्रायोसैक। यही आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट बनते ही स्पोरोफिटिक अवस्था खत्म हो जाती है और गैमेटोफिटिक अवस्था शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा।